नमस्कार, मैं योगेश राणा। हम इस वीडियो में सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ हुई बातचीत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से सुनाएंगे। वो बड़े ही बेबाक बोले हैं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर। लेकिन इससे पहले कुछ एक दो बातें कोटद्वार विधानसभा सीट की करते हैं। यह विधानसभा सीट वीआईपी सीट है। इसके वीआईपी सीट होने के वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारणों की बात पहले करनी चाहिए। पहली बात, इस वक्त यहां से बीजेपी नेता रितु खंडूरी विधायक है। वो विधानसभा की अध्यक्ष भी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है। और दूसरी बड़ी बात, इस सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता सुरेंद्र सिंह नेगी कई बार विधायक रह चुके हैं। वो कई दशक से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनका कद कोटद्वार में बड़ा कद है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने ही बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को हराया था। यदि बीजेपी की तरफ से देखें तो कोटद्वार को लेकर एक बात बहुत साफ है। उत्तराखंड में चर्चा यह है, इस बार 20 से अधिक विधायकों के टिकट काट सकती है पार्टी। 2022 के चुनाव में बस 11 विधायकों के टिकट काटे थे, लेकिन जिन 20 विधायकों के टिकट अभी तय माने जा रहे हैं उनमें रितु खंडूरी भी एक है। इसके बाद भी कोटद्वार में बीजेपी में जो समीकरण बन रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी के लिए इतनी आसान तो चीजें नहीं रहने वाली है। राजनीतिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर, पार्टी की राजनीति के तौर पर इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कांग्रेस के समीकरण को लेकर बात करते हैं। कोटद्वार में हम हाल ही में कोटद्वार गए थे। वहां पर कोटद्वार के जो सबसे बड़े नेता कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी है। जैसा कि हमने कहा, हमने उनसे बहुत से सवाल किए, लेकिन जब यह सवाल किया कि 9 महीने पहले ही नगर निगम के मेयर चुनाव हुए और कांग्रेस कैसे हार गई इस चुनाव में, जबकि आप इतने बड़े नेता के तौर पर कोटद्वार में है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनको सुना जाना चाहिए। वैसे तो सुरेंद्र सिंह नेगी का यह इंटरव्यू करीब 40 मिनट का रहा। हम पूरा इंटरव्यू चला चुके हैं, दिखा चुके हैं। यहां पर कुछ 3-4 सवालों के जवाब आप सुनिए, अपने आप समझ जाएंगे कोटद्वार में कांग्रेस के लिए अंदरूनी तौर पर चिंता की कितनी गहरी लाइन खींचती हुई दिख रही है। अच्छा, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो अभी जनवरी 2025 में निकाय चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। करीब 13,000 के अंतर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रंजना रावत चुनाव हारी। इस चुनाव की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या बड़ी वजह चुनाव यहाँ हारने की रही है? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे तब हमसे पूछा नहीं गया, और हमसे न तो पूछा गया, न कार्यकर्ताओं से पूछा गया। और बाईपास करते हुए किसी व्यक्ति को आप अगर टिकट देते हो तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये कारण मुख्य रूप से, एक तो कारण ये था। दूसरी बात ये थी कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से हम लोग कोटद्वार विधानसभा का चुनाव विधानसभा में लड़ते हैं या मेयर के नगर निगम में लड़े हैं, तो जो वोट की संख्या है उस पर आपको देखना होगा कि मेरी वाइफ भी जो है 2018 में जो है चुनाव लड़ी थी मेयर का, और उनको 25,000 वोट मिला था और वो जीत गई थी। इस समय जो प्रत्याशी थी उनको इस समय 24,000 समथिंग मिले, लेकिन वो हार गई। अब समीकरण कुछ बनते हैं, लेकिन वो इंटैक्ट रखने की एक कोशिश थी हमारी। जो कांग्रेस का वोटर है वो इधर उधर कहीं ना जाए, और उस वोटर को हमने कंसोलिडेट करके रखा। उससे पहले एक चुनाव और हुआ, आपको बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव, जिसमें गोदियाल जी हमारे जो है कैंडिडेट थे, और उस समय भी जो है यहाँ से 24,000 वोट ही उनको मिले थे। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव हारने के कारण एक तो मैं समझता हूँ कि जो पसंद होनी चाहिए वर्कर्स की उसको नहीं टटोला गया, और बगैर सोचे समझे जो है टिकट दिया गया। एक तो मुख्य कारण ये था। दूसरा ये भी था कि कैसे चुनाव को लड़ा जाता है और कैसे जीतने की कोशिश की जाती है, उस स्ट्रेटजी से भी नहीं जो है लड़ा गया। तीसरा फैक्टर था कि मैंने उसमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये बहुत साफ तो कहना चाहता हूँ। और मैंने इस बात को पहले भी अपने हाईएस्ट जो हमारे, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष हों या नेशनल स्तर पे जो सेक्रेटरी होते हैं,
उनसे बहुत साफ कहा था कि ये कैंडिडेट जो है इसलिए मैं साथ नहीं देना चाहता क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अनर्गल बातें की जिसकी मैंने पीसीस भी की। 2-3 महीने के बाद मैंने यहाँ पर एक पीसी की थी, उसमें बहुत साफ खुलासा मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो प्रत्याशी चयनित की गई यहाँ से, उसने जितने भी सीनियर लीडर थे हमारे, सुनीता बिष्ट जी यहाँ पे बहुत सीनियर लीडर रही हैं, यहाँ पर जो है सरोजनी कैंतरा जी भी बहुत लंबे समय से कांग्रेस की रही हैं, कुसुम असवाल जो 2 बार यहाँ पर जिलाध्यक्ष रही हैं वो भी और इसके अतिरिक्त यहाँ पे शकुंतला चौहान थी, वो बहुत सीनियर थी, और गीता नेगी जी जो प्रमुख भी रही हैं, वार्ड की सदस्य भी रही हैं। ये सब लोग जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को एक स्ट्रेटेजी के तहत इन सबको अपमानित करना शुरू कर दिया था। जब मैं मंत्री था मैंने इनको अध्यक्ष बनाया था ये सोच के कि ये ठीक चलेंगे, लेकिन जो वो दिखते हैं वो हैं नहीं। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर क्योंकि जो कांग्रेस के जब निकाय चुनाव के टिकट बंट रहे थे तब तमाम वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के उसमें मौजूद थे, तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्रत्याशी सही नहीं था और अगर सही प्रत्याशी होता तो नतीजे कुछ और होते, तो फिर किसके, क्योंकि आप कोटद्वार के बड़े चेहरे हैं, रहे भी हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, तो फिर टिकट किसके कहने पर कांग्रेस में रंजना रावत जी को दिया गया निकाय चुनाव में? ये एक मिस्ट्री है और ये सरप्राइज़ था, मेरे समझ से सरप्राइज गिफ्ट होता ना एक, ऐसा था। चंद लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे कि यहाँ पर कोटद्वार में जो अपना भविष्य तलाश रहे थे, मैं नाम तो नहीं लिख सकता, जो ये सोच रहे थे कि 2027 का चुनाव मैं यहाँ से लड़ूंगा, तो उन लोगों ने कोशिश की कि सुरेंद्र सिंह नेगी को किसी ढंग से यहाँ पे कमज़ोर किया जाए, उनके प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए, और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक थी क्योंकि वो 2022 के चुनाव में मेरे साथ नहीं काम किया उसने, यहाँ वो उन्हीं के क्षेत्र में थी और उन्होंने टिकट दिलाने में फिर स्वाभाविक रूप से पीसीसी प्रेसिडेंट तो अधिकृत होता ही होता है, और केंद्र तक ये बात गई। केंद्र में भी एक नेता थे जिनके माध्यम से उनको कहा गया पीसीसी को कि भाई आप टिकट इनको दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने उसकी मोहर लगा दी और कोशिश की गई कि इन 2-3 सालों में एक चीज़ मैं खुलकर भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि खुलकर वो भी बोल रहे हैं कि जो पीसीसी है वो कुछ न कुछ तरीके ढूंढती है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को कैसे कमज़ोर किया जाए। लेकिन मेरा अपना कहना है कि मैं जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, कोई भी समस्या आती है, आज भी 8-10 लोगों के काम रोज़ कर लेता हूँ, किसी डीएम से काम है, किसी को नगर निगम से काम है, किसी को अधिकारियों से सरकार में काम है, किसी मंत्री से काम है, तो मैं करता रहता हूँ। इसलिए समाज में आज भी थोड़ा सा मतलब ये किस्म से कहा जा सकता है कि इस लाइन में ज़िंदा है हम। आपने पीसीसी का जिक्र किया कि पीसीसी ये लगी रहती है कि कैसे सुरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ पर डाउन किया जाए, तो जब आप फिलहाल की डेट में पीसीसी का जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का जिक्र आप कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष कौन है? प्रदेश का अध्यक्ष है, और कभी उन्होंने संवाद स्थापित नहीं किया, कभी टेलीफोन भी नहीं किया और ना ही जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो ये कुछ दूरियां हैं, हो सकता है हरीश रावत जी के साथ उनके बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि जीजा साले हैं, प्रीतम भाई के साथ नहीं बनती होगी, कोई और कारण हो। बाकी ऐसा है कि मैं उनके पास बहुत बेबाकी से मैंने उनसे बात की कि देखिए आप अध्यक्ष हैं, आप कुछ बोलते हैं वो गलत है, और मैं किसी का आदमी नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। हाँ, हरीश रावत वरिष्ठतम आदमी है, उनका सम्मान करना हमारा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा विवेक है कि मुझे उसको किस हद तक जो है सम्मान देना है। प्रीतम भाई वो उनके पिताजी और मैं वो टूरिज्म मिनिस्टर थे यूपी में, और मुझे इतना मानते थे, मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मुझे थोड़ा सा उठाने की भी बात की। वो तब प्रमुख थे और उसके बाद विधायक बने। हमारी मित्रता है, तो मित्रता को तो किसी ताक पर नहीं रखा, लेकिन ये कहे, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि एक समय था कि जब प्रीतम सिंह जी और आप एक थे, क्या आपने कभी उन 5 सालों में मुझे देखा कि मैं प्रीतम सिंह जी को मिलने आया हूँ? मैं नहीं जाता था, मेरे मित्र हैं, टेलीफोन पे बात होती है, कोई ये ज़रूरी नहीं समझता कि मिलना ज़रूरी है, लेकिन जो सम्मान है एक दूसरे के प्रति उसको आप नहीं काट सकते हैं। तो मैंने कहा आप क्यों इन बातों को लोगों के बीच में कहते हो? लोगों के बीच में जब कहा तो मैंने उनसे स्पष्टीकरण देने की बात कही कि आप इस ढंग की बातें मत किया करो, और आज आप अध्यक्ष हैं, तो
हमारे सबके अध्यक्ष हैं आप। तो ये हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बहुत बहुत नुकसान उठा रही है। आप ऐसे ही सब लोगों को अगर एक किनारे करने लगोगे तो होगा क्या, ये तो उनको भी सोचना है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो पीसीसी प्रेसिडेंट बनता है वो सोचता है कि मैं अगला चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसके लिए 36 का आंकड़ा पार करना बहुत आवश्यक होता है। तो क्या आपकी बातों से ये समझा जाए कि आपने भी रंजना रावत को हराने में पूरा योगदान अपना दिया? मैंने आपको बताया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, नंबर 1 चुनाव नहीं लड़वाया, ना मैं गया। लेकिन 2 बातें आपने इग्नोर कर दी। हराने की बात नहीं है, वो सारी मीटिंगों में हर जगह एक ही बात करती थी कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आज यहाँ पर हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो लोगों के अंदर मैंने तो कोई मैसेज ये नहीं दिया कि मैं इनके खिलाफ़ में हूँ या इनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। स्वयं ही जनता ये महसूस करने लगती थी कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी का इनके ऊपर बर्दाश्त है। इवन गोदियाल जी ने यहाँ तक कह दिया कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने ही इनको टिकट दिलाया है। मैं अगर खिलाफत करता तो इन चीज़ों का प्रतिवाद करता, लेकिन नहीं किया। और जब एक दिन हरक सिंह आए तो उन्होंने कहा कि वो तो राम है, मैं तो भरत हूँ, राम लक्ष्मण हैं हम, तो उसका भी हमने विरोध नहीं किया। आफ्टर 3 मंथ जब लोगों के अंदर ये हुस्परिंग शुरू हुई तो मैंने एक पीसी की, और उन बातों को मैं आज आपके कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ जो बातें मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और क्योंकि वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फोकल पॉइंट यही लेडी थी कि इनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चोरी इन्होंने की, किसकी चोरी की, और हमारे राजनेताओं को भाड़ में जाए, कांग्रेस भाड़ में जाए, राहुल गांधी भाड़ में जाए, विकास पुत्र मेरे को कहते हैं। तो इन शब्दावलियों का प्रयोग कहीं नहीं उसी चुनाव के दौरान हुआ जब मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई खिलाफत उनकी नहीं की। हाँ, हमने अपनी प्रेजेंस नहीं दी। तो जो तमाम बातें हमारी हुई हैं, आपने जो कहा, जो तमाम चीज़ें आपने रखी, तो इससे क्या माना जाए 2027 में आप सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए किसे मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या फिर रंजना रावत को? आप कहाँ की बातें कर रहे हो? देखिए, कांग्रेस का वोट मिल जाना एक अलग बात है, आप समझ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछ लो ना, आप काहे को जा रहे हो? एक ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे, वो यही काम करता है, लेकिन सब लोग करते करते खामोश खुद ही हो गए, गाली देते देते खुद ही गाली समाप्त हो गए। आप समझ रहे हैं? ये इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या अपने समाज सेवा को डेवलप करने के लिए कोई इस प्रकार के नुस्खों को नहीं अपना सकता, इन टोटकों को नहीं जोड़ सकता। जनता के ऊपर है। जनता ने तब भी ठुकराया जब मैंने सबसे ज़्यादा काम किए थे 2017 में। यहाँ पे कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता जितने काम मैंने अकेले कोटद्वार के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए किए। लोग आज भी कहते हैं कि कोटद्वार वालों ने हमारा भी जो है नुकसान कर दिया, ये कहते थे। एक भरोसा था, वो भरोसा आज भी जो है मेरे साथ है, वो विश्वास अपनी जगह है। आप इनसे कुछ नहीं होता, वो तो बहुत कुछ करेंगे, मुझे मालूम है। आजकल बिहाइंड द कर्टेन बीजेपी के साथ क्या हो रहा है वो हमको सब मालूम है, आपको भी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। सुरेंद्र सिंह नेगी ने 3 बातें बहुत ही साफ साफ कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि जो 24,000 वोट रंजना रावत को मिले वो तो कांग्रेस के वोट है, कोई भी खड़ा होगा उसको मिल ही जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं रंजना रावत के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो गणेश गोदियाल को भी मिला था वही वोट बैंक है। और दूसरी बात, सुरेंद्र सिंह नेगी बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उनसे बात तक नहीं करते हैं। यह भी कांग्रेस के लिए बहुत शुभ संकेत तो नहीं है कोटद्वार को लेकर। और तीसरी बात, वो बहुत ही साफ कह रहे हैं उन्होंने निकाय चुनाव में रंजना रावत को लेकर कोई भी सहयोग नहीं किया। यानी वो 2027 के लिए भी एक साफ साफ संकेत दे रहे हैं यदि उनकी नहीं चली। एक तरह से यह कह सकते हैं कोटद्वार में कांग्रेस में कुछ ऐसे ही हालात है जैसे पिथौरागढ़ में हालात है। अब बीजेपी की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, इस बार बीजेपी 20 के करीब मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है उत्तराखंड में, लेकिन उनमें रितु खंडूरी नहीं गिनी जा सकती है। उनका टिकट माना जा रहा है पक्का ही है।
इसके बाद भी कोटद्वार को लेकर बार बार चर्चा होती है पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की। वो करीब 12 साल बाद कांग्रेस में रहकर बीजेपी में वापस आए हैं। वो मौजूदा समय में कोटद्वार नगर निगम के मेयर है। लोकसभा चुनाव के एकदम पहले बीजेपी उनको कांग्रेस से लेकर आए हैं, यानी कि उनको समीकरण साधने के लिए लेकर आई है। उनके पास वोट बैंक है अपना, इसीलिए बीजेपी लेकर आई है। अनिल बलूनी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, जो संसदीय सीट है, यानी कि अनिल बलूनी को सांसद बनने के लिए शैलेंद्र सिंह रावत के वोट बैंक की आवश्यकता थी बीजेपी को, इसीलिए लेकर आई। अभी जब हम कोटद्वार गए तो उनसे भी ऑन कैमरा लंबी बातचीत की। 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी दावेदारी को लेकर ऑन कैमरा कई सवाल किए गए। उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जहां पर भी पार्टी खड़ा करेगी वो वहीं पर खड़े हो जाएंगे। खास बात यह है, शैलेंद्र सिंह रावत ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अभी तो 9 माह पहले वो मेयर बने हैं, इसीलिए उनकी विधायकी का चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मन नहीं है। वो मेयर बने हैं, पहले मेयर का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वो ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए अब बीजेपी उनको लेकर क्या फैसला लेगी यह तो पता नहीं, लेकिन वो 2027 में चुनाव लड़ने के इच्छुक तो दिख रहे हैं, भले ही कोटद्वार नहीं तो आसपास की किसी सीट से। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोटद्वार के समीकरण को साधने में कुछ अतिरिक्त मेहनत दोनों ही दलों को करनी पड़ सकती है, ऐसा लग रहा है कोटद्वार को लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।